हेलो स्टूडेंट्स, आज हम धातु और अधातु अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। और आज के इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि धातुएं क्या होती हैं और उनके भौतिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि किसी भी वस्तु के भौतिक गुण क्या होते हैं, किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं। किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण वो होते हैं जो उसको देखकर उसके रूप, रंग, गंध से हम उसका पता लगा सकें। वो जो गुण होते हैं उसके, वो भौतिक गुण होते हैं। तो आप लोगों को धातुओं के बारे में तो आपने कई सारी धातुओं को आप जानते हैं, जैसे कि लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है, चांदी, सोना, प्लैटिनम, ये सभी धातुएं हैं। इनके बारे में आप सबने सुना हुआ होगा कई बार। तो हम धातुओं के भौतिक गुण धर्मों के बारे में जानते हैं कि इनके क्या गुण होते हैं। धातुएं जो हैं, अगर आपको बहुत सारे पदार्थ दे दिए जाएं, ठीक है, और आपको कहा जाए कि इनमें से एक जैसे दिखने वाले जो पदार्थ हैं उनको आप इकट्ठा करो। एक जैसे दिखने वाले मतलब कि देखने में कुछ कुछ उनमें समानता हो। वो समानता कई अलग अलग तरह से हो सकती है। तो जैसे यहाँ पर हमारा क्रियाकलाप है, इस क्रियाकलाप में आपको 4 तरह की धातुएं लेनी हैं। उनके नमूने लेने हैं। नमूने का मतलब यहाँ पर है कि आप उनसे बनी हुई कोई भी वस्तु भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप नमूने का मतलब यहाँ पर है कि आपको आयरन यानी कि लोहा, कॉपर मतलब तांबा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, इनके कोई सैंपल लेने हैं, इनसे बनी हुई कोई वस्तु लेनी है। और आपको ये देखना है कि प्रत्येक जो वस्तु है इन धातुओं से बनी हुई वो कैसी लगती है। आपने उनको देख लिया कि वो कैसी दिखाई दे रही है। आप इन 3 धातुओं को तो जानते ही हैं, आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम। मैग्नीशियम को आपने नहीं देखा हुआ होगा, लेकिन आपने इन तीनों को देखा हुआ है, काफ़ी डेली लाइफ में ये यूज़ भी होते हैं। आपने ये मैग्नीशियम को आप छोड़ दो क्योंकि आप उसको नहीं जानते हो। आपने ये 3 धातुएं लोहा, तांबा और एल्युमिनियम लेना है, इनसे बनी हुई वस्तु लेनी है। और आपने क्या करना है कि जो रेगमाल होता है, रेगमाल भी आप जानते हो, रेगमाल जो होता है उससे आपको उन वस्तुओं को रगड़ना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जब आप उनको रगड़ोगे रेगमाल से, तो आप देखोगे कि जहाँ पर आपने रेगमाल से उनको रगड़ा वो जगह बहुत ज़्यादा चमकने लग गई, उसमें चमक आ गई एक, ठीक है। तो मतलब वो पहले से भी जो वस्तु आपने ली हुई थी वो पहले से भी चमकदार थी, लेकिन जब आपने उसके एक हिस्से को रेगमाल से रगड़ा तो वो उसमें एक अलग सी चमक आ गई। ये जो चमक है, ऐसी जो चमक है, ये सभी धातुओं में होती है। और धातुओं की ये जो स्पेशल चमक है, जो कि धातुओं में ही होती है ऐसी चमक, उसको धात्विक चमक कहते हैं। धातु के ही नाम से इसको नाम दिया गया है, धात्विक चमक। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। जब हम धातुओं की बनी हुई वस्तुओं को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने लग जाते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी, चाहे आप उनको साफ़ भी करते रहते हो, फिर भी उनके रूप रंग में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। उनकी जो सतह है वो थोड़ी सी मैली सी भी हो जाती है। इसके कारण वो उतनी चमकदार नहीं दिखाई देती जितनी कि वो अपने स्वतंत्र रूप में, अपने प्राकृतिक रूप में यानी कि शुद्ध रूप में होती है। तो अगर आपको देखना है कि वो शुद्ध रूप में कैसी चमकदार होती है, तो उसके लिए आपको धातु से बनी हुई उस वस्तु को रेगमाल से रगड़ना है। तो वो चमक आपको सामने से दिखाई देगी कि ये धातु अपने शुद्ध रूप में कैसी थी। जैसे आपने कभी अगर लोहे की वस्तु खरीदी हो नई, या फिर आपने तांबे की वस्तु खरीदी हो, तो आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा चमकदार होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते रहते हैं उनकी वो चमक धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती है, ठीक है। तो वायुमंडल में कई तरह की गैसें हैं, उनका भी प्रभाव वो होता है। या हम उनको साफ़ करने के लिए जो भी साबुन का यूज़ करते हैं, उससे भी साबुन में जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उसका भी असर पड़ता है, जिससे कि उनकी सतह की जो चमक है वो कम हो जाती है। तो सभी धातुएं, तो पहला भौतिक गुण जो है धातुओं का आपको ध्यान रखना है वो है उनकी धात्विक चमक। तो पहला गुण है धातुओं का धात्विक चमक। तो आप इसमें लिखोगे कि धातुएं जो हैं वो शुद्ध रूप में बहुत चमकदार होती हैं और उनकी इस चमक को धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसका अगला गुण देखने के लिए, समझने के लिए एक क्रियाकलाप इसमें दिया हुआ है। इसमें बहुत ही सिंपल क्रियाकलाप है ये भी। इसमें भी आपने वही 3 धातुओं की आप वस्तुएं ले लो,
क्योंकि यहाँ पर भी वही 4 धातुओं के नाम दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि आप मैग्नीशियम को जानते नहीं हो, ना ही आपने मैग्नीशियम की कोई वस्तु देखी होगी, इसलिए आप आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम इन 3 धातुओं से बनी हुई एक एक वस्तु लो। और आपने क्या करना है, अब इनको तेज धार वाला, आपके घर में जो सबसे तेज चाकू हो, बड़े ध्यान से उसको यूज़ करना है। आपने उस चाकू से कोशिश करनी है कि वो वस्तु कट जाए। मतलब ये नहीं कि आपने पूरा जोर लगा देना, आपने सिंपल, जैसे कि आपने आलू को काटते हो तो जितना आप जोर लगाते हो उतना ही आपने जोर लगा कर देखना है, तो क्या वो कटेगी? नहीं कटेगी। आप ये बात ध्यान रखना कि आप जब चाकू से उनको काटने की कोशिश कर रहे हो तो आपने चाकू को बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है, क्योंकि आप अपने घर में जो सबसे तेज़ चाकू है उसको यूज़ कर रहे हो यहाँ पर, इसलिए आपने उसको बहुत ही सावधानी से यूज़ करना है। ठीक है, तो आप जब उनको चाकू से काटने की कोशिश करोगे तो वो चाकू से नहीं कटेंगी। ठीक है, लेकिन अब एक और धातु होती है सोडियम। इन सब के अलावा, इन जो 3-4 धातुएं हमें ऊपर नाम दिया हुआ है, उनके अलावा एक और धातु है जिसका नाम है सोडियम। और सोडियम के साथ एक और धातु भी होती है सोडियम जैसी, वो होती है पोटेशियम। ठीक है, सोडियम का एक टुकड़ा लेना है। अब आपने सोडियम भी आपने वैसे देखा नहीं होगा, फिर भी मैं आपको सोडियम अभी दिखाती हूँ कि ये कैसा होता है दिखने में। सोडियम को चिमटे से पकड़ना है, उसका एक टुकड़ा लेना है। अब इसको चिमटे से क्यों पकड़ना है, ये हम जब आगे सोडियम के रासायनिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों सोडियम को चिमटे से पकड़ा जाता है। और इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, इसलिए उसको अच्छे से पकड़ा जा सके, इसलिए भी आप चिमटे का यूज़ कर सकते हो। चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़ना है और उसको जो है, इसको भी चाकू से काटने की कोशिश करनी है। तो आप देखोगे कि वो सोडियम धातु का जो टुकड़ा था वो कट जाएगा। आपने 3 धातुओं के टुकड़े लिए या उनकी वस्तु ली, तांबा, लोहा और एल्युमिनियम, उनको चाकू से काटने की कोशिश की तो वो नहीं कटी, लेकिन सोडियम के टुकड़े को आपने चाकू से काटने की कोशिश की तो वो आसानी से कट गया। तो आप इसमें देखो कि इसमें एक चीज़ लिखी है कि सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहना है। ठीक है, और ये जो होता है ना, सोडियम धातु जो होती है वो मिट्टी के तेल में डुबोकर रखी जाती है। सोडियम धातु मिट्टी के तेल में डुबोकर रखी जाती है, इसलिए जब उसको हमें यूज़ करना होता है ना, तो हम उसके एक टुकड़े को उसमें से निकालते हैं मिट्टी के तेल में से, और पहले हमें वो मिट्टी का तेल अच्छे से हटाना होता है उसके ऊपर से। उसके लिए उसको फ़िल्टर पेपर लेते हैं, एक फ़िल्टर पेपर के बीच में अच्छे से दबाते हैं। दबाने से क्या होता है, सारा मिट्टी का तेल उस फ़िल्टर पेपर के द्वारा सोख लिया जाता है और धातु, सोडियम धातु के ऊपर से वो उतर जाता है। ठीक है, तो ये आपको ये बताया हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पर जो हमारा मेन क्रियाकलाप था वो ये है कि हमें ये 4 धातुएं, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, इनको चाकू से काटने की कोशिश करनी है। ये नहीं कटेंगी, लेकिन अगर आप सोडियम के एक टुकड़े को लेकर चाकू से काटते हो तो वो कट जाएगा, जबकि सोडियम भी एक धातु है। और इसके अलावा आप चांदी जानते हो, वो भी एक धातु है, सोना भी एक धातु है, प्लेटिनम भी एक धातु है। अगर इनको भी आप चाकू से काटने की कोशिश करोगे ये भी नहीं कटेंगे। ठीक है, सिर्फ 2 धातुएं ऐसी हैं जो चाकू से आसानी से कट जाती हैं, और वो है सोडियम और पोटेशियम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी धातुएं कठोर होती हैं। तो धातुओं का दूसरा भौतिक गुण क्या हो गया कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। कठोरता इनकी अलग अलग होती है, कोई बहुत ज़्यादा कठोर है, हार्ड, मतलब कोई बहुत ज़्यादा हार्ड है, कोई थोड़ा सा कम हार्ड है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम, ये जो 2 धातुएं, ये ऐसी हैं जो कि अपवाद है। अपवाद का मतलब है कि जो बाकी धातुओं से अलग हैं। बाकी धातुओं के जो गुण हैं वो ये जो गुण है कठोरता वाला, ये गुण सोडियम और पोटेशियम नहीं दिखाती हैं, ये इनसे अलग हैं। ये दोनों सॉफ्ट होती हैं, नरम होती हैं और चाकू से आसानी से कट जाती हैं, सोडियम और पोटेशियम। बाकी सभी धातुएं बहुत कठोर होती हैं। इसके बाद एक और क्रियाकलाप के द्वारा हम धातुओं का एक और भौतिक गुण समझने की कोशिश करेंगे। आयरन, जिंक, लेड और कॉपर। आयरन लोहा, जिंक लेड होता है सीसा, और कॉपर तांबा, यानी कि इनके टुकड़े लेने हैं या इनसे बनी कोई वस्तु लेनी है। किसी एक धातु को लोहे के खंड पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से बहुत जोर लगाकर, आपने कोई भी लोहे की एक वस्तु ले ली, ठीक है, आपने उसको रखा ज़मीन पर
और आपने उसको ज़मीन पर या किसी लकड़ी के गुटके पर रखो और उसको हथौड़े से 3-4 बार आपने मारना है, तो क्या होगा, वो दब जाएगा। ठीक है, दब जाएगा और वो थोड़ा सा चपटा हो जाएगा। ऐसे ही आपने जिंक के साथ, लेड के साथ और तांबे के साथ करना है। तो वो सभी जब उन पर किसी भारी चीज़ से यानी कि हथौड़े से चोट की जाती है तो वो दब जाते हैं। तो धातुओं का ये एक भौतिक गुण है कि जब उन पर किसी कठोर चीज़ से वार किया जाता है, चोट की जाती है, तो वो चादरों में बदल जाती हैं। ठीक है, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण धर्म को आघातवर्ध्यता कहते हैं। आप इस शब्द का मतलब समझने की कोशिश करो। आघातवर्ध्यता, आघात का मतलब क्या होता है, चोट। कहते हैं ना कि उसके दिल पर बहुत गहरा आघात हुआ, है ना। आघात का मतलब होता है चोट। और वर्ध्यता, वर्ध्यता मतलब कि ऐसा गुण जिसमें वर्धन होता हो। वर्धन का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, यानी कि जो धातुएं हैं वो चोट करने पर, चोट मारने पर बढ़ती हैं, या हम कहेंगे कि वो फैलती हैं। तो इस गुण को धातुओं के आघातवर्ध्यता कहते हैं। धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है या उनसे पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। उनके इस गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं। अगर उनकी चादरें ना बनाई जा सकती होती तो आपने अपने घर में लोहे की बनी हुई, एल्युमिनियम के बर्तन देखे होंगे, लोहे की बहुत सारी वस्तुएं देखी होंगी। ठीक है, जैसे अलमारी होती है लोहे की, वो किससे बनी होती है, चादर से बनी होती है। ठीक है, या जो आपकी इससे जो एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं वो भी चादरों से बने होते हैं। और वो चादरें कैसे बनाई जाती हैं, उनकी धातुओं को पीट कर मशीनों में उनको पीटा जाता है। मशीनें होती हैं ऐसी जिससे उनको चोट कर करके उनको शीट्स में, चादरों में बदला जाता है। और फिर उन चादरों को यूज़ करके अलग अलग तरह की आइटम्स, अलग अलग तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एरोप्लेन के पार्ट्स हैं, कार के पार्ट्स हैं, वो सभी क्या हैं, पतली चादरों से ही तो बने होते हैं, धातुओं से बने होते हैं। और वो धातुएं आघातवर्ध्यता के गुण के कारण पतली चादरों में बदली जाती हैं और फिर उनका यूज़ विभिन्न वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। इसके बाद एक और गुण हम पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में बिजली की तारें होती हैं, बिजली की तारें आपको पता होगा कि किस चीज़ की होती हैं। बिजली की तारें तांबे की होती हैं। ठीक है, और आपने सोने और चांदी के गहने भी देखे होंगे या आपने पहने होंगे कभी, तो उनमें भी पतली पतली तारों से वो गहने बनाए जाते हैं कई बार। ठीक है, तो वो जो तारें हैं वो क्या सिर्फ सोने, चांदी और तांबे की ही बनती हैं? ऐसा नहीं है। धातुओं को खींचकर उनमें से तारें बनाई जा सकती हैं और उनके इस गुण को तन्यता कहते हैं। ठीक है, धातुओं के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। और सबसे तन्य धातु कौन सी है? सबसे तन्य धातु है सोना। यानी कि सोने की तारें जो है ना बहुत आसानी से निकाली जा सकती हैं। सोने की तारें बहुत आसानी से बनाई जा सकती हैं। अब तक आपने कौन कौन से गुण पढ़े धातुओं के? पहला कि धातुएं जो हैं वो उनमें एक चमक होती है खास, जिसको धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा आपने पढ़ा कि अधिकतर जो धातुएं हैं वो कठोर होती हैं, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। तीसरा आपने पढ़ा कि धातुएं आघातवर्धक होती हैं क्योंकि उनमें आघातवर्ध्यता का गुण होता है। फोर्थ आपने पढ़ा कि धातुएं तन्य होती हैं क्योंकि इनमें तन्यता का गुण होता है, मतलब इनमें से खींचकर तारें बनाई जा सकती हैं। और सबसे अधिक तन्यता का गुण किसमें है? सोने में। ठीक है, तो आप ये देखो कितनी हैरानी की बात है ये। आप 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम कभी आपने हाथ में उठाया भी नहीं होगा किसी भी वस्तु का। गहने की अलग बात है कि गहने 1 ग्राम के भी होते हैं, लेकिन अगर आप 1 ग्राम कोई वस्तु हाथ में लोगे तो लगेगा ही नहीं कि है भी आपके हाथ में कुछ। फिर भी 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। तो सोचो आप ये कितना तन्य होगा, कितनी इसमें से पतली पतली लंबी तारें बनाई जा सकती हैं और वो भी आसानी से बनाई जा सकती हैं। आघातवर्ध्यता और तन्यता के गुणों के कारण ही धातुओं को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार
विभिन्न आकार दे सकते हैं। उनसे हम वस्तुएं बना सकते हैं किसी भी तरह की, जिनमें कि चादरों का यूज़ होता हो या जिनमें तारों का यूज़ होता हो। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए होता है? धातुओं का उपयोग खाना बनाने के बर्तन के लिए होता है एल्युमिनियम का। आपने देखा है एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? पहले के टाइम में तांबे के भी बर्तन होते थे, पीतल के भी होते थे, लेकिन पीतल एक मिश्र धातु है। तो तांबे और एल्युमिनियम के बर्तन आपने देखे होंगे। और तो धातुओं को ही क्यों यूज़ करते हैं बर्तन बनाने के लिए? लकड़ी के बर्तन क्यों नहीं बनाते हैं? धातुओं के बर्तन इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं, और गर्म होकर जो ऊष्मा है ना, जो इन्होंने ऊष्मा ली, जो इन्होंने गर्मी ली, उस गर्मी को ये आगे प्रवाहित कर देती हैं। ठीक है, उसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। इसके लिए आप एक सिंपल सा घर पे एग्जांपल, एक सिंपल सा प्रयोग कर सकते हो। आपने क्या करना है, एक तांबे की तार लेनी है। जो बिजली की तारें होती हैं ना, वो आपने एक तांबे की तार उसमें से निकालनी है। लगभग आप उसको 15 सेंटीमीटर जितना कि एक स्केल होता है, आपने इतनी लंबी एक तार ले लेनी है। अब आपने उस तार को एक कोने से पकड़ना है और दूसरे कोने को मोमबत्ती जलाकर उस पर गर्म करना है। ठीक है, आप उसको थोड़ी देर तक आप पकड़ कर रखो। आप देखोगे कि थोड़ी देर में आपके हाथ को वो गर्मी, जबकि आपका हाथ 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है उस हिस्से से जिसको कि आप मोमबत्ती से गर्म कर रहे हो, फिर भी आपके हाथ को थोड़ा थोड़ा सा गर्म लगना शुरू हो जाता है। क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि वो तार जहाँ से आपने उसको पकड़ा हुआ है, वो वाला हिस्सा अब गर्म होना शुरू हो गया है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो ऊष्मा थी, जो ऊष्मा हम मोमबत्ती के द्वारा धातु के एक सिरे को दे रहे हैं, तार के एक सिरे को दे रहे हैं, ये तार है, इसको आप यहाँ से गर्म कर रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ से उसको ऊष्मा दे रहे हैं, लेकिन वो ऊष्मा धीरे 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 बह कर यहाँ तक पहुँच गई, जिसके कारण कि हमें गर्म लगना शुरू हो गया ये वाला हिस्सा भी। तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि जो धातुएं हैं वो ऊष्मा की अच्छी चालक हैं। ऊष्मा की अच्छी चालक है मतलब कि वो ऊष्मा को अपने में से प्रवाहित होने देती हैं, अपने में से बहने देती हैं। इसी कारण धातुओं के बर्तन बनाए जाते हैं। जब हम खाना पकाने के बर्तन धातुओं के बनाते हैं और हम उस बर्तन में खाना डालते हैं पकाने के लिए, आपने बर्तन को गर्म किया, जैसे कि ये बर्तन है, आप बर्तन को गर्म कर रहे हो तो बर्तन गर्म हो जाएगा, और बर्तन को जो ऊष्मा मिली, ये इसमें जो खाना रखा हुआ है, ये वो ऊष्मा उस खाने को दे देता है, जिससे खाना पक जाता है। ठीक है, जबकि लकड़ी में ऐसा गुण नहीं होता। लकड़ी तो जलना शुरू कर देगी। उसमें लकड़ी का आप एक हिस्सा पकड़ोगे ना, एक डंडी पकड़ोगे, आप एक लाठी पकड़ोगे, उसको एक साइड से गर्म करना शुरू करोगे तो वो जलनी शुरू हो जाएगी ज़रूर। ठीक है, और जलते जलते बहुत देर तक, जब तक कि आपके हाथ से थोड़ी दूर तक का हिस्सा जलना शुरू नहीं हो, तब तक आपको गर्मी महसूस नहीं होगी, क्योंकि वो उसमें से ऊष्मा प्रवाहित होती ही नहीं है, और लकड़ी एक धातु नहीं है। ठीक है, तो धातुएं जो हैं उनका उपयोग, ये आपके इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में कि धातुओं का उपयोग क्यों किया जाता है खाना पकाने के बर्तन के लिए। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। धातुओं का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। ठीक है, ये आपका ये दिया हुआ है कि धातु ऊष्मा की सुचालक है या अच्छी चालक है। इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। गलनांक मतलब ये जल्दी से पिघलती नहीं है। आप इनको गर्म करते रहो बहुत देर तक आप खाना उसमें पका रहे हो, लगभग आधा घंटा हो गया खाना पकते पकते, लेकिन जो धातु जिससे वो बर्तन बना हुआ है ना, वो गला नहीं अभी भी, पिघला नहीं अभी भी। अगर वो पिघल जाता मान लो, तो खाना कैसे पकता? ये भी इसका एक कारण है कि बर्तन क्यों बनाए जाते हैं खाना पकाने के धातुओं से। तो पहला कारण कि ये ऊष्मा की अच्छी चालक है, और दूसरा कारण इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। तो ये दो कारण आपने याद रखने हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये एक गुण तो ये हो गया धातुओं का कि वे ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, और दूसरा गुण है कि इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातुएं हैं? सिल्वर तथा कॉपर।
सिल्वर और कॉपर ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक हैं, जबकि दो धातुएं ऐसी भी हैं जो ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं है। सभी धातुएं ऊष्मा की चालक हैं, लेकिन दो धातुएं हैं, लेड और मरकरी। मरकरी आपको पता है, पारा, जो कि थर्मामीटर में भरा होता है। पारा ऊष्मा का कम चालक है इन दोनों से, कुचालक नहीं है पारा ऊष्मा का, लेकिन इनसे कम चालक है कॉपर और सिल्वर से। और जो लेड है, लेड मतलब सीसा, ठीक है, जो सीसा है ये ऊष्मा का कुचालक है। इन दोनों की तुलना में इनकी चालकता जो है वो कम है। इसके बाद है कि क्या धातुएं विद्युत की भी चालक होती हैं। धातुएं विद्युत की भी चालक होती हैं। विद्युत की चालक का मतलब है कि जैसे आपने धातु को गर्म किया, जैसे मैं आपको ये क्रियाकलाप भी बता देती हूँ ऊष्मा के सुचालक होने का धातुओं के। इसमें आपने क्या करना है, वैसे तो मैंने आपको बता दी कि आप कैसे चेक कर सकते हो, फिर भी ये एक और प्रयोग है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ना आपने एक धातु की जो है ना बनी हुई पतली सी छड़ लेनी है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने क्या करना है, मोम से आप मोम की बूंदें गिरा दो यहाँ पर 5-6, और उनके ऊपर जो है ना पिन लगा दो। मोम जमेगा तो वो पिन चिपक जाएंगी वहाँ पर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये थोड़ी सी लंबी लेनी है। अब आपने यहाँ से उसको गर्म करना शुरू करना है, यहाँ से गर्म करना है। जैसे से आप गर्म करोगे ना, थोड़ी देर में आप देखोगे ये वाली पिन उतर कर गिर गई, फिर ये वाली पिन उतर कर गिर गई, फिर ये गिर गई, फिर ये, और लास्ट में ये भी। तो एक एक करके ये सारी पिनें उतर कर गिर जाती हैं। लेकिन ख़ास बात क्या है इसमें कि पहले जहाँ पर आप गर्म कर रहे हो ये वाला हिस्सा, आप जो हिस्सा इसमें गर्म कर रहे हो सबसे पहले ये वाला हिस्सा, इसके जो सबसे नज़दीक है ये वाली पिन सबसे पहले गिरती है, फिर इससे दूर वाली, फिर इससे दूर वाली, लास्ट में सबसे दूर वाली पिन गिरती है। इसका मतलब क्या है कि जो ऊष्मा है वो धीरे धीरे बह कर इस हिस्से से इस हिस्से तक जा रही है। यही मैंने आपको बताया था, इसी को ही ऊष्मा की चालकता कहते हैं। अब हम विद्युत की चालकता की बात करते हैं। विद्युत की चालकता भी ऐसी है कि एक तार है, ठीक है, उस तार में आपने यहाँ पर उसको जोड़ दिया किसी चीज़ से, ठीक है, बिजली से जोड़ दिया, तो बिजली जो है यहाँ पर आपने दी थी, लेकिन वो बहकर, जो विद्युत थी ना वो बहकर यहाँ तक आ गई इस हिस्से तक, और आपको करंट लग गया। आपने अगर पकड़ा तो, करना नहीं है आपको ये घर पे, आपने ये ऐसा नहीं करना कि जैसे धातु का प्रयोग किया है ऊष्मा की चालकता जानने के लिए, वैसे आप विद्युत की चालकता देखने के लिए भी ये प्रयोग करो। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे करंट लग सकता है आपको, ठीक है। तो वैसे भी आपको पता ही है कि जो बिजली की तारें हैं वो सभी धातु की बनाई जाती हैं। कौन सी धातु की? तांबे की, कॉपर की, क्योंकि जो तार है ना वो हमारे घर में, पूरे घर में तारों का जाल बिछा हुआ होता है। आपके घर में जहाँ पर प्लग लगा हुआ है, जहाँ पर बिजली के बटन लगे हुए हैं, आपने बटन तो वहाँ पर ऑन किया, लेकिन पंखा चलना स्टार्ट हो जाता है जो कि उस बटन से बहुत दूर है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बटन और पंखा एक तार से जुड़े हुए हैं। जब आपने बटन ऑन किया तो उस तार में विद्युत गई, और वो विद्युत बहते बहते उस तार में से पंखे तक पहुंच गई, और पंखा चलना शुरू हो गया। तो ये है विद्युत की चालकता। तो विद्युत जो धातुएं हैं वो विद्युत की भी चालक हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये प्रयोग आप घर पर कर सकते हो, बहुत ही आसान प्रयोग है। इसके लिए आपने एक सेल लेना है, जो सेल होता है ना आप घड़ी में लगाते हो, एक सेल लेना है, और सेल 2 तारें लेनी है, तारों के 2 टुकड़े लेने हैं। एक तार इधर से लेनी है, आपने जोड़नी है, चिपका देना है यहाँ से आपने उसको टेप से, और एक तार को यहाँ से चिपका देना है। बीच में आपने छोटा सा LED बल्ब ले सकते हो, जिसको कि बहुत कम बिजली की ज़रूरत होती है, जो दिवाली की जो लाइटें होती हैं उसमें होता है, वो बल्ब ले सकते हो। यहाँ से आपको वो जोड़ना है इस तार से, ठीक है। फिर आपने इस दूसरी तार को यहाँ से 3 टुकड़े हो गए, ये एक टुकड़ा, ये एक, ये और तीसरा ये, इसको जोड़ना है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो दोनों हिस्से थे इनको मिलाना है। जैसे ही आप इन हिस्सों को मिलाओगे ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इनको वापस अलग करोगे तो ये जलना बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि विद्युत जो है बैटरी में से प्रवाहित होकर बल्ब तक जाती है, और बल्ब जलना शुरू हो जाता है अगर आपने इसको जोड़ा हुआ है तो। लेकिन अगर आपने इसको जोड़ा नहीं है, यहाँ से टूटा हुआ है, तो विद्युत यहाँ तक नहीं पहुँचती है और बल्ब नहीं जलता है, ठीक है। तो इसलिए जो धातुएं हैं वो विद्युत की भी अच्छी चालक हैं।
आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी या रबड़ जैसे सामग्री की परत चढ़ी होती है। जो तारें होती हैं घर में वो खुली नहीं होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक रबड़ चढ़ा हुआ होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो रबड़ है वो विद्युत का कुचालक है। अगर आप उस रबड़ वाली तार को पकड़ भी लोगे तो आपको झटका नहीं लगेगा। गलती से अगर आपका हाथ टच हो जाए, गलती से, आपने पकड़ना नहीं है, गलती से अगर आपका हाथ उस रबड़ को टच हो जाएगा, अगर उसमें कोई कट नहीं है, कोई कहीं से कटा हुआ नहीं है, तो आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि रबड़ जो है, जो उसके अंदर तार है तांबे की, उसमें बह रही विद्युत को बाहर नहीं आने देता, इसलिए हमें करंट नहीं लगता है। इसलिए उनके ऊपर रबड़ की परत तारों पर चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो एक और आपने धातुओं का भौतिक गुण पढ़ा कि धातुएं विद्युत और ऊष्मा की बहुत अच्छी चालक होती हैं। और विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है? विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है चांदी। तो चांदी की क्यों नहीं बनाई जाती तारें बिजली की? इसमें से बहुत जल्दी विद्युत प्रवाहित होती है। तो फिर चांदी की तारें क्यों नहीं बनाते हैं, तांबे की क्यों बनाते हैं? ये आप सोचना कि ऐसा क्यों है, ठीक है। चांदी के बाद तांबा, चांदी के बाद तांबे की चालकता अच्छी है। चांदी की विद्युत की चालकता सबसे अच्छी है, जबकि तांबे की इससे कम है। और आपने ऊष्मा की चालकता देखी कि सबसे ज़्यादा चालक ऊष्मा की वो भी यही दोनों धातुएं हैं, सिल्वर और कॉपर, ठीक है। एक गुण और है इसका कि जब धातुओं को आप किसी कठोर चीज़ से, उस पर हथौड़े से या किसी लकड़ी के टुकड़े से आप अगर उस पर चोट करते हो तो उसमें से आवाज़ आती है, टन की आवाज़ आती है, ठीक है। और वो धातुओं का ये गुण भी होता है कि जब उन पर किसी कठोर चीज़ से चोट की जाती है तो उनमें से एक आवाज़ आती है, और इस गुण को बोलते हैं ध्वनिकता, ठीक है। तो जो हम कहते हैं कि धातुएं जो हैं वो ध्वनिक हैं, और इंग्लिश में कहते हैं इनको कि ये सोनोरस है, ठीक है। धातुएं ध्वनिक हैं या सोनोरस हैं। और इसका ध्वनिक का मतलब क्या है कि जब उन पर किसी वस्तु से चोट करते हैं तो उनमें से आवाज़ आती है। धातुओं के इसी गुण के कारण स्कूल की जो घंटी है वो धातु की बनी होती है। क्योंकि स्कूल की घंटियाँ देखो, उस पर किस चीज़ से चोट करते हैं? लकड़ी के टुकड़े से ना। और उस पर कितनी तेज़ आवाज़ आती है कि सबको सुनाई दे जाती है, हर रूम में बैठे हुए बच्चे को। तो उस किस लिए बनाई जाती है स्कूल की घंटी धातु से? क्योंकि वो ध्वनिक होती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं इनके गुणों के पर आधारित, कि जो बिजली की तारें हैं वो धातु की क्यों बनाई जाती हैं। तो उसका उत्तर है क्योंकि धातुएं ऊष्मा की बहुत अच्छी चालक हैं। फिर बर्तन जो हैं वो धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जो धातु हैं वो ऊष्मा की बहुत अच्छी चालक है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इसमें से आते हैं। जो फिर आपका ये आ सकता है कि सोने और चांदी का प्रयोग जेवर बनाने में, गहने बनाने में क्यों किया जाता है? तो आप उसका बताओगे कि एक तो ये बहुत चमकदार होती हैं धातुएं, और दूसरा आप बताओगे कि इनको आसानी से तारों में या चादरों में बदला जा सकता है, इसलिए उनके गहने बनाना आसान है, ठीक है। तो ये दो गुणों के कारण सोने और चांदी के गहने बनाए जाते हैं, ठीक है। इनकी चमक थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि सोडियम कैसा दिखता है, क्योंकि हमने सोडियम की बात की है ना बीच में। तो सोडियम कैसा दिखता है, पोटेशियम कैसा दिखता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखो कि कैसा दिखता है। देखो ये सोडियम है और ये पोटेशियम है। देखो दोनों चमकदार है ना। और आपको देखने में पता नहीं चल रहा होगा कि ये नरम है, ये कट जाती हैं, लेकिन ये दोनों आसानी से चाकू से कट जाती हैं, बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये दोनों भी बहुत ज़्यादा चमकदार हैं। तो आज आपने धातुओं के भौतिक गुण धर्मों के बारे में पढ़ा। आप इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और आपको इनको क्या करना है, आपने इनके नोट्स बनाने हैं कि आपने धातुओं के सभी गुण लिखने हैं, और ये भी लिखना है कि उस गुण के आधार पर धातु किस लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। धातु का गुण आपने लिख दिया कि धातुएं कठोर होती हैं, ठीक है। आपने लिख दिया कि धातुएं जो ध्वनिक होती हैं। आपने लिख दिया धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है, उससे क्या बनाया जाता है? ऊष्मा की चालक हैं इसलिए उनके बर्तन बनाए जाते हैं खाना पकाने के। ध्वनिक है इसलिए स्कूल की घंटी बनाई जाती है उससे, या मंदिर की घंटी बनाई जाती है।
और विद्युत की चालक हैं, इसलिए बिजली की तारें धातुओं की बनाई जाती हैं। इस तरह से आपको उनके गुण लिखकर उनके साथ उनका एक एक उपयोग लिखना है, उस गुण पर आधारित। ओके।